गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर भू आकृति से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत पुनः आज हम लोग डेविस और पेंक तथा किंग महोदय के द्वारा जो कुछ भी सिद्धांत दिए गए हैं उस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भू आकृति पुनर्यौवन का प्रतिफल है। अर्थात यहाँ पर नॉन मेसित संरचना के विषय में बताना है कि इन दिए गए विकल्पों में कौन सी ऐसी स्थलाकृति है जो नॉन मेसित है, कौन सी नॉन मेसित है। तो यहाँ पर अगर बाढ़ का मैदान देखा जाए, कैनियन देखा जाए या गार्ज देखा जाए तो यह नॉन मेसित संरचना नहीं है। लेकिन जो अधः कर्तित विसर्प होता है, अर्थात एक विसर्प के अंदर जब दूसरा विसर्प आता है तो उसको कहते हैं अधः कर्तित विसर्प। क्या कहते हैं? अधः कर्तित विसर्प। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक भू आकृति में पुनर्यौवन का स्थलाकृतिक प्रभाव नहीं है। यहां पर पूछ रहा है पुनर्यौवन का स्थलाकृतिक प्रभाव या साक्ष्य नहीं है। इसका तात्पर्य है कि यहां पर सभी विकल्प जो हैं पुनर्यौवन के हैं, सिर्फ एक विकल्प है जो पुनर्यौवन का नहीं है। तो यहां पर आपको स्पष्ट होगा वह आंसर है संरचनात्मक बेंच, क्योंकि संरचनात्मक जो बेंच निर्मित होता है यह चट्टानों का इस प्रकार से व्यवस्थित होना है कि एक कोमल संरचना होती है और एक कठोर, और परिणाम स्वरूप कोमल संरचनाएं कट जाती हैं, कठोर संरचनाएं एज इट इज रह जाती हैं, जिससे सीढ़ीदार संरचना का निर्माण होता है। तो यह नॉन मेसिव संरचना नहीं है, जबकि अधः कर्तित विसर्प या युग्मित घाटी वेदिका या बहुचक्रीय घाटी, ये सब जो संरचनाएं हैं ये सब पुनर्यौवन का परिणाम है। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न लिखा गया है, भू आकृति विज्ञान में टाइमर्फ और इंडरम्फ शब्दावलियां किसके द्वारा प्रारंभ की गई है। तो यह शब्दावलियां जो है पेंक महोदय ने, वाल्टर पेंक महोदय ने इस शब्दावली का प्रयोग किया है। और इनका तात्पर्य यह था कि प्रारंभिक जो संरचना है, जब उत्थान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और लास्ट में जब इसका पतन होता है, तो शुरू की जो संरचना होती है जहां से उत्थान और अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इसी को नाम इन्होंने दिया प्राइमर्फ। और अंतिम जो स्टेज होता है इसका नाम इन्होंने दिया क्या? इंडरम्फ। और इंडरम्फ में यहाँ पर जो अवशिष्ट भाग बचता है उसी को कहते हैं इंसेलबर्ग। जबकि डेविस महोदय में यहाँ का लास्ट पार्ट जो बचता है उसको कहा जाता है पेनिप्लेन समप्राय मैदान। और यहाँ पर जो इस प्रकार अवशिष्ट संरचनाएं आपको मिलती हैं इसको इन्होंने कहा है मोनाड नाग। तो डेविस ने इस अवशिष्ट भाग को मोनाड नाग कहा है और पेंक महोदय ने इसको क्या कहा है? इंसेलबर्ग कहा है। प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्राइमर्फ से प्रारंभ होता है और अंत कहाँ होता है? इंडरम्फ पे अंत होता है। तो यह दोनों शब्द किसके द्वारा दिया गया? पेंक महोदय के द्वारा दिया गया, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला लिखा है, चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो द्विचक्रीय जो सिद्धांत का प्रतिपादन यह किसके द्वारा किया गया है? वो भी चूना पत्थर की गुफाओं के संबंध में। तो चूना पत्थर की गुफाओं के संबंध में अगर देखा जाए द्विचक्रीय सिद्धांत, इसका तात्पर्य होता है, एक चक्र का तात्पर्य जो अपर्दनात्मक कार्य होता है और दूसरा चक्र का तात्पर्य जो निक्षेप जनित कार्य होता है। तो चूना पत्थर क्षेत्र में दोनों प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं, एक अपर्दन जनित और एक निक्षेप जनित। तो यह जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, खास करके देखा जाए तो यहाँ पर हम आंसर दे सकते हैं डेविस महोदय। डेविस महोदय ने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न लिखा गया है, एक पुनर्यौवन स्थलाकृति के लक्षण है। अर्थात पुनर्यौवन स्थलाकृति कौन कौन से यहाँ पर हैं? तो जो नदी वेदिका होती है यह भी पुनर्यौवित संरचना है, अधः कर्तित विसर्प भी पुनर्यौवन होता है, निक पॉइंट भी पुनर्यौवन होता है, लेकिन जो संरचनात्मक सोपान होता है यह पुनर्यौवित संरचना नहीं है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, अर्थात सी आंसर हो जाएगा। अगला लिखा गया है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचक्रीय स्थलाकृति का उदाहरण नहीं है। बहुचक्रीय अर्थात जहां पर एक नहीं बल्कि एक से अधिक अपर्दन की प्रक्रियाएं संपादित हो चुकी हैं, उस स्थलाकृति की पहचान करना है। कौन सा यहां पर होगा? तो जो यहाँ पर उदाहरण नहीं है, अर्थात यहाँ पर सभी उदाहरण जो हैं नॉन मेसित संरचना का है, सिर्फ एक उदाहरण है जो नॉन मेसित संरचना का नहीं है और वो है गोखुर झील। गोखुर झील जो है यह मियांडर के परिणाम स्वरूप जो छाड़न झील होती है, अर्थात जो भाग हम कह सकते हैं कि मुख्य नदी से कट करके अलग हो जाता है उसको गोखुर झील कहते हैं। तो यह नॉन मेसित संरचना नहीं है,
बल्कि यह प्राथमिक अपरदन की परिणाम स्वरूप जब मैदानी क्षेत्र में नदियां प्रवेश करती हैं और विसर्पण करती हैं तो जाके गोखुर झील बनता है। शेष अगर हम निक पॉइंट की बात करें, युगल वेदिका की बात करें या अधा कर्तित विसर्प की बात करें तो ये सब नॉन मिश्रित स्थलाकृति के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है, WM डेविस के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है इसमें से। वैसे डेविस महोदय ने संरचना, प्रक्रम और अवस्था तीनों की चर्चा किए हैं, तो तीनों अलग अलग है विकल्प में, तो उससे बेहतर हमारा पहला आंसर होगा, क्योंकि संरचना, अवस्था और प्रक्रम तीनों की बात एक ही है। इसी आधार पर इसको कहा जाता है त्रिकूट कहा गया। क्या कहा गया? इसी को त्रिकूट कहा गया है और इसी को ट्रायो कहा गया। क्या कहा गया? ट्रायो। और इसी को कहते हैं त्रिकूट। तो डेविस का ट्रायो या डेविस का जो त्रिकूट मॉडल है यही है कि जिसमें किसी भी स्थलखंड के बारे में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसकी संरचना, प्रक्रम और अवस्था तीनों का परिणाम होता है। संरचना का तात्पर्य होता है कि वह चट्टान किस प्रकार की संरचना से बनी है, अर्थात अवसादी है, रूपांतरित है या आग्नेय है। प्रक्रम की बात होती है कि वहां पर किस प्रकार के अपरदन की प्रक्रिया कार्य कर रही है, अर्थात अपरदन, अनाच्छादन या अपक्षयन, इन सबको हमको देखना होता है। और अवस्था का तात्पर्य है कि वहां पर किस प्रकार की अभी अवस्था चल रही, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है या वृद्धावस्था है। तो ये तीनों शब्द जो हैं एक साथ डेविस महोदय ने दिया है और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है, विद्वानों के निम्नलिखित समूहों में से किसने पेडिमेंट के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्विक अपरदन की भूमिका पर जोर दिया है। तो यहां पर बताना है पार्श्विक अपरदन की भूमिका पर जोर देने का काम किसने किया है, लेकिन किस सेंस में? पेडिमेंट के निर्माण में। तो पेडिमेंट के निर्माण में जो धाराओं द्वारा पार्श्विक अपरदन होता है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो पैगा, ब्लैक बेल्डर और जॉनसन महोदय के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। और वैसे देखा जाए जो पेडिमेंट है इसका क्या तात्पर्य है, तो जो सेमी एरिड रीजन होता है, सेमी एरिड का तात्पर्य है कि यहाँ पर कोई लो लैंड एरिया है और इसी के बाजू में कोई इस प्रकार से अगर पर्वतीय संरचना है और यह क्षेत्र सेमी एरिड रीजन में आता है, तो यहाँ पर अगर हल्की फुल्की वर्षा होती है तो यहाँ से भाग जो अवसाद है ये टूट टूट कर निचले भाग में आते हैं। तो जहाँ पर कह सकते हैं अपरदन होता है तो यहाँ से मलबा हट हट करके क्या होता है, नीचे की तरफ आके डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर डिपॉजिट होता है, तो जहाँ पर डिपॉजिट होता है इसका नाम होता है बजादा, लेकिन जहाँ से मलबा हटता है इसका नाम होता है पेडिमेंट। यह पार्ट आपका पेडिमेंट कहलाता है और ये भाग बजादा कहलाता है। तो पेडिमेंट का तात्पर्य होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में जब अपरदन के परिणाम स्वरूप यहाँ से अवसाद हटाए जाते हैं, लेकिन किस क्षेत्र में? सेमी एरिड रीजन में, तो उसको हम कहते हैं पेडिमेंट। लेकिन जो ये अवसाद खंड लाके जब जमा किए जाते हैं उसकी तुलना में लो लैंड एरिया में, तो उसको कहते हैं बजादा। और यहाँ पर बनती है एक प्लाया झील बनती है। क्या बनती है? प्लाया झील बनती है। तो पेडिमेंट का तात्पर्य होता है अपरदन जनित स्थलाकृति, जबकि हम अगर बजादा की बात करें या प्लाया की बात करें तो यह निक्षेप जनित है। और अगर हम पेडिमोंट की बात करें, किसकी बात करें? पेडिमोंट की बात करें तो पेडिमेंट जो है, पेडिमेंट तो मतलब ये है, पेडिमोंट की बात करें तो उसमें सब आ जाता है। पेडिमोंट में आपका पेडिमेंट आता है, बजादा आता है और प्लाया आता है। तीनों मिल करके जो संरचना बनती है उसका नाम होता है पेडिमोंट। क्या होता है? पेडिमोंट। तो पेडिमोंट में सब आता है और जबकि पेडिमेंट केवल यहाँ पर होता है पेडी। तो इस आधार पर हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा सी, क्योंकि इन्हीं तीनों के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अर्थात यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, सिर्फ एक ऐसा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है और उसी का चयन करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। लिखा है पीडमांट ट्रैपन। तो पीडमांट, अच्छा एक एक को पढ़ते हैं। जल विभाजक का जो नियम है यह यम मोरिसावा के द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि यम मोरिसावा का जो सिद्धांत है अगर इसके विषय में हम बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है बहुत बेसिक सिद्धांत दिया है और कहा है टेक्नोजेमेट्री मॉडल। क्या कहा है? टेक्नोजेमेट्री मॉडल। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत का नाम है टेक्नोजेमेट्री मॉडल, ना कि जल विभाजक का नियम। तो यह गलत है। शेष अगर हम पेडिप्लेन की बात करें जिसको हम समप्राय मैदान कहते हैं तो यह किंग महोदय के ही द्वारा दिया गया है। पीडमांट जो ट्रैपन है, पीडमांट ट्रैपन का तात्पर्य होता है कि जब कोई पैदल रिट्रीट करती है संरचना तो उसके परिणाम स्वरूप नीचे जो एक चबूतरा टाइप का स्थलाकृति बनती है उसी को डब्ल्यू पेंक महोदय ने पीडमांट शब्द दिया है। क्या दिया है? पीडमांट ट्रैपन दिया है। तो पीडमांट ट्रैपन भी पेंक का है, ये भी सही है। अगर बात करें नदी जीवन का पूर्ण चक्र तो यह WM डेविस महोदय के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर
तीनों नीचे वाले विकल्प सही हैं, सिर्फ पहला विकल्प सही नहीं है, और इसी आधार पर यही हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है, पदस्थलीय पेडी प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नाम के साथ संबंधित है? तो पदस्थलीय पेडी प्लेन की जो अवधारणा है यह किसके साथ संबंधित है? पदस्थलीय पेडी प्लेन, ध्यान रखिएगा। तो पदस्थलीय या पेडी प्लेन की अगर हम बात करें तो यह किंग महोदय के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? किंग महोदय के द्वारा। और किंग महोदय ने कहा है, जैसे अगर मान लेते हैं कोई पर्वतीय भाग है, तो पर्वतीय भाग में शुरू में क्या होता है, यहाँ पर स्थलाकृति का कटाव होता है, और इसी पर पेंक महोदय ने भी कहा है। तो पेंक महोदय ने इसी को कहा है, जो हमने पीछे यहाँ पर टर्म देखिए लिखा है, यहाँ पर पीडमांट ट्रैपेन। तो पीडमांट जो ट्रैपेन है, यही शब्द हम कहें तो कह सकते हैं किंग महोदय ने इसी को क्या कहा है? इसी को कहा है पेडी प्लेन, क्योंकि यहाँ जो चबूतरा है, इसी चबूतरे को यहाँ पर जो प्रोनाउंस कर दिया गया किंग महोदय के द्वारा, इसका नाम दे दिया गया पदस्थलीय या पेडी प्लेन। तो यह पेडी प्लेन का टर्म दिया गया किसके द्वारा? तो यह दिया गया है किंग महोदय के द्वारा। और जबकि इसी को पेंक महोदय के द्वारा क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया था आपका एक प्रकार से पीडमांट ट्रैपेन। अच्छा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा किंग महोदय। क्या हो जाएगा? किंग महोदय। अगला लिखा गया है, एक उत्थित भूखंड का स्थल रूप निर्माणक प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है जिसका अवसान आकृत विहीन मैदान में होता है। तो आकृत विहीन मैदान मतलब एक उत्थित भूखंड से अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और अंतोत्गत्वा जब वह पूरा उत्थित खंड सी लेवल के बराबर होता है, अर्थात बेस लेवल को प्राप्त कर देता है, अर्थात आधार तल को प्राप्त कर लेता है, तो वहां पर अपर्दन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और यह जो डिफिनीशन बताई गई है, यह डेविस महोदय के द्वारा बताई गई है कि अंतोत्गत्वा जब आकृत विहीन मैदान बनता है, उसी को इन्होंने नाम दिया है पेनी प्लेन, या उसी को कहा है समप्लाय मैदान, और उसी में जो अवशिष्ट संरचनाएं मिलती हैं उसको कहा है इन्होंने मोनाडनाक। तो ये जो डिफिनीशन दी गई है किसके द्वारा दी गई है? WM डेविस महोदय के द्वारा ही प्रतिपादित की गई है। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है कि नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात यही वाला देखिए लास्ट का ही पार्ट है। तो इसी को कह सकते हैं, एक दूसरे सेंटेंस में आपके सामने लिखा है कि अंतिम अवस्था में चूंकि अपर्दन और निक्षेप दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, जहां पर उत्थित भूखंड होता है वहां पर कटता है, और जहां पर लो लैंड एरिया होती है वहां पर उसका निक्षेपण हो जाता है। तो इस प्रकार से एक असमानता समाप्त हो जाती है और वहां पर एक मैदान बनता है, और उसी मैदान को कहा गया है समप्राय मैदान। क्या कहा गया है? समप्राय मैदान। और यह नदी की अंतिम अवस्था के संबंध में है, तो नदी के द्वारा जो अपर्दन की प्रक्रियाएं संपादित होती हैं, यह डेविस महोदय के द्वारा ही बताया गया है। तो इस आधार पर इसका जो अर्थ होगा यह होगा समप्राय मैदान। शेष अगर मोनाडनाक की बात करें तो यह एक अवशिष्ट जो होती है कठोर संरचनाएं होती हैं। पेडी प्लेन की अगर बात करें तो यह संरचना किंग महोदय के द्वारा दी गई है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर होगा यह हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है, अपर्दन के द्विबेसिन चक्र का जो अंतिम चरण होता है यह कौन सा होता है? द्विचरण का तात्पर्य होता है कि एक तरफ अपर्दन और एक तरफ निक्षेपण। तो प्रारंभिक अवस्था में अपर्दन होता है और अंतिम अवस्था में निक्षेपण होता है, और जब निक्षेपण होता है तो उससे एक मैदान का फॉर्मेशन होता है अंतोत्गत्वा। तो अंतोत्गत्वा जो मैदान का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम समप्राय मैदान कहते हैं, उसी को डेविस महोदय ने क्या कहा है? पेनी प्लेन शब्द का प्रोनाउंस किया है। तो इस आधार पर हम कहते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी। यहां पर आप देख रहे हैं कि डेविस पे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके पश्चात अगर प्रश्न देखा जाए तो पेंक महोदय पर पूछा जाता है, लेकिन हमको सभी पर देखना है क्योंकि शब्दों का खेल है। हम लोग सिद्धांत तो जानते हैं लेकिन शब्दों से हम रूबरू नहीं होते हैं, इसलिए हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्नों के माध्यम से इसमें स्पष्टता करने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रकार से यह प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नांकित स्थल रूपों में से कौन सा उत्पत्ति में बहुचक्रीय है, अर्थात कौन सी नॉन मेसित संरचना है? यहाँ पर बताना, बहुत सारी संरचनाएं हैं, इसमें से एक ऐसी संरचना है जो नॉन मेसित है, जैसे अधः कर्तित विसर्प। तो अधः कर्तित विसर्प का मतलब होता है कि एक विसर्प के अंदर दूसरा विसर्प। तो यह तभी होता है जब वह उत्थित भूखंड होता है या वह नॉन मेसित संरचना होती है, तब जाके बनता है। जबकि हिमगह्वर अर्थात जो मोरेन होता है, यह कह सकते हैं हिमानी प्रक्रम के द्वारा एक निक्षेप जनित स्थल रूप है। विसर्प की बात करें तो नदी के द्वारा ही मैदानी क्षेत्र में जो स्थलाकृति बनती है, जो विसर्पण होता है, उसको विसर्प कहते हैं। जो यार्डंग होता है, यह एक प्रकार से एउलियन प्रोसेस वायुड़ प्रक्रम से निर्मित होने वाली जो ये निक्षेप जनित संरचना है। तो हिमगह्वर एक प्रकार से हिम मतलब कह सकते हैं हिमानी प्रक्रम से बनती है।
विसर्प जो होता है नदी प्रक्रम से बनता है और यार्डंग जो है वायुड़ प्रक्रम से बनने वाली संरचनाएं हैं। लेकिन जो नॉन मेसिस संरचना है वह है अधा कर्तित विसर्प। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है निम्नांकित स्थल रूपों में से कौन सा बहुचक्रीय उद्भव का नहीं है। अर्थात यहाँ पर कौन सी स्थलाकृति है जो नॉन मेसित नहीं है। अर्थात सभी नॉन मेसित संरचनाएं, सिर्फ एक संरचना है जो नॉन मेसित नहीं है और वो है सर्क। सर्क आपकी जो संरचना बनती है या हिमानी प्रक्रम से अपर्दन जनित स्थलाकृति बनती है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्थलाकृति बनती है उसको कहते हैं सर्क। और इसी का प्रतिरूप आप देखते हैं जब बदलता है तो उसी को एरिटे कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिटे कहते हैं। तो वो भी बात हम लोग सीखेंगे, आगे प्रश्न आएंगे उस पर भी। यहाँ पर लिखा है अंधी घाटी, अधा कर्तित विसर्प या निक बिंदु, ये सब नॉन मेसित स्थलाकृति हैं। नदी का जब दूसरी बार अपर्दन प्रारंभ होता है तो ये सब स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। अगला लिखा है नदी जीवन के पूर्ण चक्र, अर्थात ये भी डेविस महोदय का ही सिद्धांत दिया गया है कि नदी का जैसे एक जीवन चक्र कंप्लीट होता है उसी प्रकार स्थलाकृतियों का फॉर्मेशन भी 3 चरणों में होता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो कह सकते हैं यह डेविस महोदय का ही सिद्धांत है। तो यह डेविस महोदय के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है, अर्थात नदी जीवन के पूर्ण चक्र। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है अपर्दन चक्र के निम्न में से किस चरण मोनाड नाग दिखाई पड़ते हैं। अर्थात किस चरण में हमको मोनाड नाग दिखाई पड़ते हैं? तो अंतिम अवस्था में, अंतिम यानी वृद्ध अवस्था में। जब वृद्धावस्था आ जाती है अर्थात अपर्दन की प्रक्रियाएं अब समाप्त हो जाती हैं और निक्षेपण की प्रक्रियाएं भी समाप्त हो जाती हैं, वह क्षेत्र एक संप्राय मैदान को प्राप्त कर लेता है, अर्थात आधार तल को प्राप्त कर लेता है। तो अंतिम अवस्था में जो कुछ भी एक टीले रूपी संरचना कठोर चट्टानों की जो बचती है उसी का नाम रखा जाता है मोनाड नाग। किसके द्वारा? तो डेविस महोदय के द्वारा। जबकि इसी जैसी संरचना इंसेलबर्ग होती है जिसको पेंक महोदय ने क्या कहा है? इंसेलबर्ग। तो पेंक महोदय ने इसी टर्म को इंसेलबर्ग दिया है, जबकि डेविस महोदय ने इसको क्या दिया है? मोनाड नाग। और यह अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था का परिणाम है, अर्थात वृद्ध अवस्था का परिणाम है। अगला लिखा है निम्न में से किसकी अपर्दन चक्र संकल्पना में उत्थान एवं अपर्दन की प्रक्रियाएं समानांतर क्रियाशील रहती हैं, अर्थात दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। जबकि डेविस महोदय कहते हैं उत्थान के पश्चात अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जबकि डेविस महोदय कहते हैं, देखिए डेविस कहते हैं उत्थान के पश्चात ही अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जबकि पेंक महोदय कहते हैं कि उत्थान और अपर्दन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। बस प्राइमर्फ के समय क्या होता है कि उत्थान की दर तीव्र होती है और अपर्दन की दर मंद होती है, जबकि अंतिम अवस्था में उत्थान की दर मंद हो जाती है और अपर्दन की दर तीव्र हो जाती है। तो उत्थान और अपर्दन साथ साथ जो प्रक्रियाएं चलती हैं यह पेंक महोदय के सिद्धांत के अनुसार है। जबकि डेविस में क्या कहा गया है कि उत्थान के पश्चात ही अपर्दन होता है, अर्थात उत्थान और अपर्दन एक साथ नहीं होता है। तो यहाँ पर एक साथ किसके कारण होता है, किस सिद्धांत के द्वारा होता है? तो पेंक महोदय के सिद्धांत के द्वारा यह बताया गया है। अगला लिखा है अपर्दन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अर्थात यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, सिर्फ एक ही विकल्प है जो सुमेलित नहीं है और उसी का चयन करना। जैसे लिखा है अपर्दन चक्र का भौगोलिक चक्र, अपर्दन का भौगोलिक चक्र, तो यह डेविस महोदय ने ही बताया है कि एक उत्थिप्त भूखंड से अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और समप्राय मैदान में समाप्त होती है। पेडी प्लेन का जो संकल्पना है यह किंग महोदय के द्वारा बताया गया, ये भी सही है। फिर एपिसोडिक जो अपर्दन चक्र है यह यस ए सुम के द्वारा बताया गया, ये भी सही है। लेकिन जो समाना का अपर्दन चक्र संकल्पना है यह यम मोरिसावा के द्वारा नहीं बताया गया है, क्योंकि समाना का जो अपर्दन चक्र है अगर हम इसकी बात करें तो पफ और पुग महोदय के द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है? पुग एवं थॉमसन महोदय के द्वारा बताया गया है। जबकि यम मोरिसावा ने क्या कहा है, तो इन्होंने टेक्नोजेमेट्री मॉडल बताया है, तो इनके माध्यम से टेक्नोजेमेट्री मॉडल बताया गया है। जबकि यह सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया? तो पुग एवं थॉमसन महोदय के द्वारा बताया गया है। और इन्हीं ने जो शब्द बताया गया है उस शब्द का नाम है एच प्लेन। तो इसमें इन्होंने एच प्लेन की बात की है, किसने? पुग एवं थॉमसन महोदय। जबकि यम मोरिसावा ने क्या बताया है, इन्होंने जो शब्द दिया है वो है टेक्नोजेमेट्री मॉडल। तो इस आधार पर यही मिलान में सही नहीं है और इसी आधार पर यह आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला लिखा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर इनका सुमेलन करिए। जैसे डेविस ने क्या कहा है? पेनी प्लेन। तो पेनी प्लेन जो शब्दावली है यह डेविस महोदय के द्वारा बताई गई है। पेंक महोदय ने इंड्रम्फ की बात की है कि जो अंतिम अवस्था होती है वह इंड्रम्फ होती है। किंग महोदय ने क्या बताया है? पेडी प्लेन बताया है। जबकि गिलबर्ट महोदय ने क्या बताया है? ग्रेड रूपी संरचना का नाम दिया है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो 2, 3,
फिर इसके पश्चात 1/4 अर्थात सी आंसर हमारा हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सी। अगला लिखा गया है भू आकृति चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? तो भू आकृति चक्र की जो संकल्पना है यह डेविस महोदय ने किया है, कोई दिक्कत नहीं है। यह प्रश्न कई बार आ रहा है तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि डेविस महोदय का महत्व काफी ज्यादा है। अगला लिखा गया है डेविस के साथ असहमत होते समय क्रिकमे ने क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पेनी प्लेन को उखाड़ दिया, अर्थात पेनी प्लेन के स्थान पर किस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है? तो उन्होंने किया है पेन प्लेन। इन्होंने कहा है अर्थात क्रिकमे महोदय ने कहा है कि लास्ट में जो शब्द इन्होंने बताया है कि पेनी प्लेन बनता है, एक समप्राय मैदान बनता है, तो वह समप्राय मैदान नहीं होता है बल्कि उसका नाम क्या इन्होंने दिया है? पेन प्लेन शब्द दिया है। क्या दिया है? पेन प्लेन। किसने? क्रिकमे महोदय ने यह शब्द बताया है। अगला लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन भू आकृति में पुनर्यौवन का स्थलाकृतिक प्रमाण नहीं है? तो पुनर्यौवन का स्थलाकृतिक जो प्रमाण है बताना है कि कौन सा नहीं। इसका तात्पर्य है यहाँ पर सभी विकल्प पुनर्यौवन के ही परिणाम स्वरूप बने हैं, सिर्फ एक ही ऐसा यहाँ पर स्थलाकृति है कि जो पुनर्यौवन का परिणाम नहीं है और वह है आपका संरचनात्मक बेंच। कौन है? संरचनात्मक बेंच। शेष आपके कह सकते हैं नॉन मिश्रित स्थलाकृति हैं, अर्थात चक्रीय कई बार वहां पर अपर्दन की प्रक्रियाएं संपन्न हुई हैं। अगला लिखा है डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है? तो डेविस ने 3 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। प्रारंभिक चरण होता है युवा, दूसरा चरण होता है प्रौढ़ा और तीसरा होता है वृद्धावस्था। तो ये तीनों जो अवस्थाएं हैं किसके द्वारा प्रतिपादित की गई हैं? तो डेविस महोदय के द्वारा प्रतिपादित की गई हैं, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पर्यवेक्षण ने डेविस को उसकी अपर्दन चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए अभिप्रेरित किया? तो मोन्टाना। तो हम कह सकते हैं मोन्टाना के जो कह सकते हैं पर्यवेक्षक थे उन्हीं ने अपर्दन चक्र की संकल्पना के प्रति डेविस को अभिप्रेरित किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से पर्यवेक्षण ने इनको प्रेरित किया है? तो वह मोन्टाना के पर्यवेक्षण ने डेविस को अपर्दन चक्र की संकल्पना पे कह सकते हैं शोध करने के लिए प्रेरित किया है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है यहां पर पेंक के अपर्दन चक्र में इंटुक्लिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? इंटुक्लिंग का अर्थ होता है जैसे डेविस महोदय तो कहते हैं उत्थान के पश्चात अपर्दन होता है, लेकिन पेंक महोदय कहते हैं कि शुरू में जो प्राइमर होता है पहली अवस्था होती है, अर्थात यहाँ से उत्थान प्रारंभ होता है और अंत होता है इंडरम्प में, और बीच का जो कालखंड होता है इसको इन्होंने कहा है इंटुक्लिंग। क्या कहा? इंटुक्लिंग। इंटुक्लिंग का तात्पर्य होता है कि यह एक विकास का क्रम होता है। क्या होता है? विकास का क्रम होता है। तो हम कह सकते हैं इंटुक्लिंग का जो अर्थ है पेंक महोदय के अनुसार यह होता है विकास का चरण, अर्थात इसी में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का फॉर्मेशन होता है, तो इसी को हम कहते हैं इंटुक्लिंग। इंटुक्लिंग में 3 पार्ट होते हैं, तो उसकी भी चर्चा हम लोग कालक्रम में करेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? अपर्दन का जो सामान्य चक्र होता है यह किससे संबंधित है? तो नदी अपर्दन से संबंधित है। किससे है? नदी अपर्दन से संबंधित है, क्योंकि नदी अपर्दन का ही संबंध है। पेंक महोदय डेविस महोदय ने क्या है नदी के माध्यम से जो अपर्दन होता है उसी को अपर्दन का सामान्य चक्र बताया है, तो कह सकते हैं इसका संबंध है नदी अपर्दन से, अर्थात आंसर हो जाएगा हमारा पी। और इसी के साथ आज का जो एपिसोड है इसको हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।